कम बैक टू माई क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन। आज के लेक्चर में हम इंटरप्रेटर पैटर्न देखेंगे जो कि एक बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है। इससे पहले हम चार बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स देख चुके हैं। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न में हमारे पास हैंडलर्स की एक चेन बनती है। हर हैंडलर एक हैंडल का मेथड इम्प्लीमेंट करता है और हम रिक्वेस्ट को फर्स्ट हैंडलर के हैंडल मेथड में फॉरवर्ड करते हैं और हर हैंडलर ने ये डिसाइड करना होता है कि क्या उसने रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है या उसको पास करना है। तो यानी कि रिक्वेस्ट जो है वो एक चेन ऑफ हैंडलर्स के ज़रिए से प्रोसेस होती है। कमांड पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम होता है कि रिक्वेस्ट जो है उसको हम एक ऑब्जेक्ट में इनकैप्सुलेट करते हैं। उस ऑब्जेक्ट को एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रखा जा सकता है, कहीं पे क्यू किया जा सकता है या उसको रिमोट एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जा सकता है। हम जानते हैं कि कमांड पैटर्न हमें अनडू और रीडू इम्प्लीमेंट करने में भी मदद देता है। उसके बाद हमने आइट्रेटर पैटर्न देखा जो कि कलेक्शन के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है। जावा में कलेक्शन एपीआईज जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम एलिमेंट्स को सिंपल इंटरफेस के साथ एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, विदाउट एक्सपोजिंग द डिटेल ऑफ रिप्रेजेंटेशन के एलिमेंट्स किस तरीके से एक्चुअली कलेक्शन के अंदर सेव्ड हैं। और आखिर में हमने ऑब्जर्वर पैटर्न देखा था जिसका काम पब्लिश सब्सक्राइब मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि हर वक्त अवेलेबल नहीं है बल्कि किसी ख़ास वक्त में अवेलेबल होती है, और कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम सब्सक्राइबर्स कहते हैं वो पब्लिशर के साथ रजिस्टर कर लेते हैं, और जैसे ही पब्लिशर के पास वो इन्फॉर्मेशन आती है तो वो सब्सक्राइबर्स को नोटिफाई कर देता है। इसकी ख़ास बात यह है कि आप जब तक इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं आप रजिस्टर्ड रहते हैं, जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं रहते तो आप अपने आप को अनरजिस्टर कर सकते हैं। इंटरप्रेटर पैटर्न हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज को हमने उसके सेंटेंसेस को इंटरप्रेट करना होता है। आप जानते होंगे कि हम मोबाइल के ऊपर या ऑनलाइन टूल्स डिफरेंट यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन के लिए। लाइक मेरे पास एक लैंग्वेज है, चाइनीज़ लैंग्वेज है फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसको मैं नहीं जानता, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए मुझे किसी टूल की ज़रूरत है। वो टूल जो है वो एक्चुअली उस लैंग्वेज की ग्रामर को समझ रहा होता है और उसके बाद फिर उसके सेंटेंसेस को उस ग्रामर की रोशनी में इंटरप्रेट कर रहा होता है। यानी कि गिवन ए लैंग्वेज, हमने सबसे पहले इंटरप्रेटर पैटर्न में लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसको रिप्रेजेंट करना है इन ए क्लास डायग्राम, और उसके बाद उस क्लास डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए हमने लैंग्वेज के सेंटेंसेस को इंटरप्रेट करना है, ठीक है। जैसे कि हम जावा लैंग्वेज के बारे में जानते हैं कि जावा लैंग्वेज में सेंटेंसेस सेमी कॉलन से सेपरेट होते हैं। इसी तरीके से सेंटेंसेस जो हैं जिनको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं उनके अंदर फिर हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल डेक्लेरेशन स्टेटमेंट को देखें तो उसके अंदर अगर आप कह रहे हैं कि इंटीजर नंबर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसमें इंटीजर जो INT आप लिखते हैं दैट्स अ कीवर्ड, उसका मतलब हम टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं। और उसके बाद नंबर जब हम लिखते हैं तो दैट इज़ द नेम ऑफ दैट वेरिएबल। तो अब हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, हम नंबर पहले और इंटीजर बाद में नहीं लिख सकते, ठीक है। यानी कि जावा लैंग्वेज एक प्रॉपर ग्रामर इंट्रोड्यूस करती है इन ऑर्डर टू क्रिएट दो सेंटेंसेस, ठीक है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि जावा में हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे एक मैंने बताया कि हमारे पास एक डेक्लेरेशन की स्टेटमेंट है, हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट हो सकती है। इफ़ की सूरत में आपने इफ़ लिखा और उसके बाद आपने इफ़ की बॉडी लिखी कि अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा। तो इफ़ पूरे का पूरा एक सेंटेंस है, उसके अंदर फिर फर्दर सेंटेंसेस हैं। यानी कि हमारे पास लैंग्वेज के अंदर कुछ सिंबल्स टर्मिनल सिंबल्स होते हैं जैसे डेक्लेरेशन स्टेटमेंट के अंदर देखा, और कुछ सिंबल्स जो हैं या कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो नॉन टर्मिनल स्टेटमेंट्स होती हैं, उनके अंदर फिर फर्दर स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देख रहे हैं, ये पोस्टफिक्स नोटेशन है। पोस्टफिक्स नोटेशन में हम नंबर्स पहले लिखते हैं और उसके बाद हम ऑपरेटर्स लिखते हैं, ठीक है। इसको अगर हमने एवेल्यूएट करना है तो ये इस तरीके से एवेल्यूएट होगा कि ये 7 और 3 के बाद माइनस लिखा हुआ है तो सबसे पहले 7 - 3 होगा। उसके बाद 2 और 1 के बाद प्लस लिखा हुआ है तो हमारे पास 2 + 1 होगा, और इन दोनों से जो जवाब आएगा वो मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को मैंने इसके लिए मैंने कोड लिखना है इस तरह के किसी सिनारियो के लिए, तो इन दैट केस मुझे इंटरप्रेटर पैटर्न चाहिए, ठीक है।
मैंने लैंग्वेज की एग्जांपल दी और इसमें मैंने जावा की बात की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए नॉर्मली पूरा एक कंपाइलर ज़रूरत होता है, लेकिन अगर आप कोई छोटी लैंग्वेज है जिसको हम डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज कहते हैं, उसके लिए हम इंटरप्रेटर पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, हम इस एग्जांपल में रोमन लिटरल्स को अरेबिक लिटरल्स के अंदर ट्रांसलेट करना चाहते हैं। हमारे सामने ये एक रोमन नंबर है MCMXXVIII, इसको हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं इनटू अरेबिक नंबर। ठीक है, तो अगर आप इसको ट्रांसलेट करें तो इसका जवाब आएगा 1928। सही। अच्छा, ये 1928 कैसे आया, इसके बारे में बात करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों नंबर सिस्टम्स डेसिमल नंबर सिस्टम्स हैं। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो राइट मोस्ट डिजिट होता है वो यूनिट का डिजिट होता है। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो अगला डिजिट जो है वो टेंस का डिजिट होता है। उसके बाद अगला डिजिट जो है वो हंड्रेड्स का डिजिट होता है और उसके बाद अगला डिजिट जो है वो 1000 का डिजिट होता है। यानी कि ये 1928 ऐसे आया कि हमने 1000 जमा 900 जमा 20 जमा 8 किया तो हमारे पास 1928 आया। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो रोमन नंबर सिस्टम है वो भी डेसिमल नंबर सिस्टम है। आप देखें यहाँ पे राइट मोस्ट नंबर जो है वो 8 है, आप देख सकते हैं VIII, ये 8 है। उसके बाद ये यानी कि यूनिट है। उसके बाद फिर हमारे पास टेंस के लिए 2 एक्सेस हैं। उसके बाद हमारे पास CM है, दैट मीन्स कि ये हंड्रेड्स का है। और उसके बाद हमारे पास M है, दैट इज़ द 1000 पोजीशन। सही। अच्छा, तो अब ये ट्रांसलेशन कैसे होती है ये समझने से पहले हम ये देखते हैं कि रोमन लिटरल्स कौन कौन से हैं हमारे पास। तो हम जानते हैं कि 1 के लिए I यूज़ करते हैं हम, 2 के लिए जो है वो 2 I's यूज़ करते हैं, 3 के लिए 3 I's यूज़ करते हैं, 4 के लिए हम 4 I's नहीं यूज़ करते, IV यूज़ करते हैं। IV का ये मतलब है कि V-1, V मतलब 5 और -1 मतलब 4। ठीक, उसके बाद हमारे पास V होता है सिंबल लिटरल विच रिप्रेजेंट्स 5, और उसके बाद फिर वही सिंबल्स का वही रूल फॉलो होता है। यानी कि V के बाद में I लिखूंगा राइट साइड पे, तो दैट मीन्स 5 + 1 6, 5 + 2 7 और 5 + 3 8। ठीक, 9 पे हम अगेन जो है वो VIII 4 आइज नहीं लिखते बल्कि हम IX लिखते हैं। यानी कि 10 - 1 = 9। ओके, अच्छा, इसी तरीके से X जो है वो 10 है और उसके बाद फिर वही रूल है 1 से लेके आप 3 तक उसी तरीके से चलेंगे। उसके बाद आप XIV लिखेंगे अप अंटिल 19, तो 19 में आप लिखेंगे XIX यानी कि 10 और 9। सही, तो ये जो है ये यूनिट एक्सप्रेशन हो गया। 9 तक जो है यूनिट एक्सप्रेशन है। जैसे ही हम 10 लिखेंगे तो अब हम 10 एक्सप्रेशन के अंदर दाखिल हो गए। ठीक है जी, तो 10 एक्सप्रेशन के अंदर जो पहला लिटरल है वो X है, दैट रिप्रेजेंट्स 10। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसी तरीके से 11 12 13 एंड सो ऑन चल रहे होते हैं। ठीक है, तो 10th एक्सप्रेशन जो है वो चलेगा 99 तक। 99 तक जैसे ही हम 100 कहेंगे तो 100 जो है वो 100th एक्सप्रेशन होगा, जो कि C से स्टार्ट करेगा और 999 तक जाएगा। उसके बाद फिर हम 1000 एक्सप्रेशन के अंदर चले जाएंगे। हम जो ट्रांसलेशन का कोड लिखेंगे या इंटरप्रेटर का कोड लिखेंगे उसमें हम 1000 के यूनिट तक ही जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब लिटरल्स को अगर आप देखें तो इनके अंदर एक ख़ास बात है कि जो स्पेशल लिटरल्स हैं वो 1 का लिटरल है, उसके बाद अगले लिटरल स्पेशल नहीं है। यानी कि 1 के साथ एक और 1 राइट साइड पे लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई स्पेशल सिंबल डिफाइन नहीं हो रहा। इसी तरीके से 3 हो जाएगा, स्पेशल सिंबल डिफाइन हो रहा है 4 पे जाके। ठीक है, इसी तरीके से 5 का सिंबल जो है वो स्पेशल है, उसके बाद अगले सिंबल स्पेशल नहीं है, सिंपली आप उसके साथ 1 1 ऐड करते जा रहे हैं। 9 पे जाके फिर सिंबल स्पेशल है। ठीक है, तो यूनिट एक्सप्रेशन के अंदर 4 सिंबल स्पेशल हैं, 1 का सिंबल, 4 का सिंबल, 5 का सिंबल और 9 का सिंबल। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे हम इस रोमन जो लैंग्वेज है इसकी ग्रामर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद जब हम 10th एक्सप्रेशन में आते हैं तो अगेन हमारे पास स्पेशल सिंबल्स हैं। 10 का सिंबल स्पेशल है, उसके बाद कोई सिंबल स्पेशल नहीं है। उसी तरीके से हम 10 के साथ 1 रखेंगे, राइट साइड पे लिखेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो 13 हो जाएगा, और 4 सिंबल ये यूनिट में डिफाइंड है ऑलरेडी, तो उसको लिखेंगे तो 14 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसमें अगला जो स्पेशल सिंबल आता है 30 के लिए XXX है,
3 एक्सेस हैं, दैट मीन्स के 30 है। तो 40 के लिए हम 4 एक्सेस नहीं लिखते बल्कि एक्स एल लिखते हैं। आपको रूल याद होगा, एल माइनस एक्स, लेफ्ट साइड पे अगर एक्स लिखा हुआ है तो दैट मीन्स एल माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर अगला जो स्पेशल सिंबल है वो एल है, दैट रिप्रेजेंट्स 50, और जो लास्ट स्पेशल सिंबल है वो एक्स सी है। ठीक है, एल एक्स 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 का मतलब है 80, और उसके बाद 90 के लिए हम एल के बाद 4 एक्सेस नहीं लिखते बल्कि हम एक्स सी लिखते हैं, यानी कि सी माइनस एक्स, सी मतलब 100 और माइनस एक्स मीन्स 90। ठीक है जी, तो 99 तक हम इसी तरीके से चलेंगे जी। एक्स सी एक्स जब आप लिखेंगे एक्स सी आई एक्स तो वो 99 होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम एक्स सी एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि हम सी लिखेंगे, सी मीन्स 100। ठीक है, हम 100th एक्सप्रेशन में चलेंगे। वहाँ भी आप देखें तो यही 4 सिंबल्स हैं, यूनिट वाला सिंबल सी 100 100, और उसके बाद फिर 400 सी डी, उसके बाद डी फॉर 500, और उसके बाद सी एम फॉर 900। ठीक है, ये भी उसी तरीके से हमारे पास जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो यही 4 हैं, 1 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 9 के लिए। ठीक है, 1000 एक्सप्रेशन के अंदर हमने ये तय कर लिया है कि हम 1000 मतलब 1000 एक्सप्रेशन के अंदर हम सिर्फ यूनिट को ही हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे हमारे पास एक ही सिंबल है जो कि 1000 का यूनिट का सिंबल है। सही है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये ट्रांसलेशन होती कैसे है। ट्रांसलेशन इस तरीके से होती है कि ये मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग है जो कि रोमन के अंदर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो अलग-अलग करते हैं, यानी कि यूनिट कौन सा है, 10 कौन सा है, 100 कौन सा है और 1000 कौन सा है। अब देखिए मैंने कलर कोड कर दिया है फ्रॉम द राइट। ये जो 4 करैक्टर्स हैं ये यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद के 2 करैक्टर्स जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद के 2 करैक्टर्स जो हैं वो 100 को, और आखिरी करैक्टर 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, हम सबसे पहले 1000 वाला जो करैक्टर है, जो लेफ्ट मोस्ट करैक्टर है, उसको हम एवेल्यूएट करेंगे। यहाँ पे m लिखा हुआ है, m का मतलब है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, उसके बाद होगा cm, अब इसको हटा देंगे, उसके बाद अगली एवेल्यूएशन cm की होगी। cm का मतलब है, cm का मतलब 9 है और हम 100th एक्सप्रेशन के अंदर है। ठीक है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरीके से x है तो एक x का मतलब 2 होता है, तो 2 एक्सेस हैं इसलिए एक x का मतलब 10 होता है, तो 2 एक्सेस हैं इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 किया, और आखिर में हमारे पास ये 8 है, v मतलब 5 और 1 1 1 i का मतलब जो है वो 3 ऐड हो गया उसके अंदर, तो 8 हो गया। 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 इज़ द मल्टीप्लायर। ठीक है, सारे को जमा करेंगे तो ये हमारे पास 1928 होगा। इस टेबल के अंदर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं इधर रोज़ में, और हर कॉलम में उसके अगेंस्ट जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो लिखे हुए हैं। अभी हमने देखा कि यूनिट के केस में 1 का सिंबल ये है, 4 का ये है, 5 का जो है वो ही v है, और 9 का ix है। इसी तरीके से 10 के लिए सिंबल्स डिफाइंड हैं, 100 के लिए जो है वो यूनिट c है, 4 cd है, 5 d है, और 9 जो है वो cm है। 1000 के लिए हम सिर्फ यूनिट हैंडल कर रहे हैं तो वो जो है वो m है। ठीक है जी। अच्छा, तो इंटरप्रेटर पैटर्न के अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि हमने 2 काम करने होते हैं। एक हमने ग्रामर डिफ़ाइन करनी होती है, ग्रामर हमने डिफ़ाइन करनी होती है जिसको हम एक्सप्रेशंस की टर्म्स में डिफ़ाइन करते हैं क्लास डायग्राम के अंदर, और उसके बाद फिर हम उस ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि ये एक सेंटेंस है, उन सेंटेंसेस को हम इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है जी। तो हमें जो सबसे पहली क्लास चाहिए होगी वो 1000 एक्सप्रेशन की क्लास चाहिए होगी। इसको आप, ये जो सेंटेंस आपको इनपुट मिला है ये आप एज इट इज़ इसको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, ये क्लास जो है ये 2 आउटपुट्स जनरेट करेगी। एक तो ये कहेगी कि जी ये सिर्फ m को एवेल्यूएट कर रही है, तो m के अगेंस्ट जो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, ये अरेबिक नंबर न्यूमरल्स के अंदर जो वैल्यू आती है वो ये कैलकुलेट करेगी, और दूसरा काम ये करेगी कि ये लेफ़्ट साइड से इस m को हटा देगी, यानी कि हम इस स्ट्रिंग को छोटी कर रहे हैं, यहाँ से इस m को हटा देंगे। ठीक है, तो बाकी जो स्ट्रिंग बचेगी वो ये होगी जो कि इससे अगली वाली क्लास को फॉरवर्ड की जाएगी। जो 100th एक्सप्रेशन की क्लास है वो जो है वो अपने हिस्से का काम करेगी, ये cm को एवेल्यूएट करेगी फॉर 900, 9 मल्टीप्लाइड बाय 100, और जो बाकी की स्ट्रिंग बचती है उसको आगे फॉरवर्ड कर देगी। cm यहाँ से हट जाएगा और x v i जो है ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, जो कि 10 एक्सप्रेशन की क्लास हैंडल करेगी। अगेन उसने 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 कैलकुलेट किया बाय एवेल्यूएटिंग दीज 2 x सिम्बल्स, x करैक्टर्स,
और उसके बाद उसने बाकी का जो स्ट्रिंग है उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है, VIII में स्ट्रिंग है। तो उसको हैंडल करने के लिए यूनिट एक्सप्रेशन है। यूनिट एक्सप्रेशन अगेन जो है वो एवेल्यूएट करेगा अब जो आपके पास स्ट्रिंग आई है, अब इससे आगे और कोई नहीं है, ठीक है। तो आप ये देखें कि हर एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास स्पेशल सिंबल्स हैं। 1000 एक्सप्रेशन के लिए ये एक सिंबल है, 100 के लिए यूनिट का ये सिंबल है, 4 का ये है, 5 का और 9 का, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक्सप्रेशन का अपना मल्टीप्लायर है। इसका 1000 एक्सप्रेशन का मल्टीप्लायर 1000 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये 9 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम 1 ट्रीट नहीं करेंगे, ये 1000 है। ये कैसे पता चला? बिकॉज ये 1000 वैल्यू के ऊपर है, इसका मल्टीप्लायर 1000 है। इसी तरीके से ये 9 जो है ये इसको 9 नहीं समझा जाएगा, इसको 900 समझा जाएगा क्योंकि ये 100 पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। तो 100 एक्सप्रेशन के लिए मल्टीप्लायर 100 है, 10 एक्सप्रेशन के लिए मल्टीप्लायर 10 है, और यूनिट एक्सप्रेशन के लिए मल्टीप्लायर जो है वो यूनिट है, ठीक है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग ए क्लास डायग्राम, जो कि ये आपको नज़र आ रही है। हम एक कॉन्टेक्स्ट की क्लास लिखेंगे जो कि हम एक यूटिलिटी क्लास है। इसके अंदर दो फील्ड्स हैं, एक इनपुट की फील्ड है जो कि रोमन स्ट्रिंग्स को हैंडल करेगी, और एक आउटपुट की फील्ड है जो कि अरेबिक न्यूमरल्स को हैंडल करेगी, इंटीजर टाइप की, ठीक है। इस क्लास में कोई ख़ास स्पेशल नहीं है, एक कंस्ट्रक्टर है और एक सेटर और गेटर इन सारी फील्ड्स के लिए, ठीक है। इस तरफ अगर आप देखें तो हमारे पास एक्सप्रेशन की क्लास है। एक्सप्रेशन की क्लास के अंदर इंटरप्रेट का मेथड, ये याद रखें हमारे पास इंटरप्रेटर पैटर्न के अंदर थोड़ी देर में हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इंटरप्रेट का मेथड जो है वो कॉल होता है, और कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर एज एन आर्गूमेंट पास किया जा रहा है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट का हम एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइन हो रहे हैं, 1, 4, 5, 9 और मल्टीप्लायर। यही डिफरेंसेस हैं इन सारों के दरमियान में। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हर एक्सप्रेशन का अपना मल्टीप्लायर है, अपना सिंबल है 1 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 9 के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये कंक्रीट क्लासेस प्रोवाइड करेंगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। इंटरप्रेट का मेथड जो है वो इन सब में कॉमन है, इसलिए इसको हम एक्सप्रेशन क्लास के अंदर ही इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है जी। आइए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इक्लिप्स के अंदर। स्टूडेंट्स, ये मैंने कॉन्टेक्स्ट की क्लास ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रिंग की फील्ड है और जिसका नाम इनपुट है, और एक और फील्ड है आउटपुट फील्ड जो कि इंटीजर टाइप की है। दो सेटर्स हैं, इनपुट के लिए अलग सेटर है, आउटपुट के लिए अलग सेटर है। इसी तरीके से दो गेटर्स हैं फॉर इनपुट एंड फॉर आउटपुट। जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमें न्यूमरल्स रोमन न्यूमरल्स हमें रिसीव होंगे, जिनको हम सेटर के ज़रिए से हम सेट कर देंगे, ठीक है जी। ओके, तो ये मेरे पास कॉन्टेक्स्ट की क्लास है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्रेशंस की क्लास लिखता हूँ। क्लास एक्सप्रेशन जी, एक्सप्रेशन की क्लास में लिखता हूँ, और इस क्लास को मैं एब्स्ट्रैक्ट करूँगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इस क्लास के अंदर हमारे पास एक तो मेथड है पब्लिक वॉइड इंटरप्रेट, जो कि कॉन्टेक्स्ट एज एन इनपुट लेगा। इस मेथड की बॉडी हम थोड़ी देर में लिखते हैं, उससे पहले मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिक्लेयर कर लूँ। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड, मेथड का नाम है 1। ये वाइड नहीं होगा, ये स्ट्रिंग होगा, ये हमें 1 के लिए सिंबल रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 3 मेथड्स और होंगे। ये 4 के लिए होगा, ये 5 के लिए, और एक 9 के लिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसमें हम इंटीजर रिटर्न करेंगे, मल्टीप्लायर। हर मल्टीप्लायर
मल्टीप्लायर। ठीक है जी, तो हमने ये वाली क्लास इम्प्लीमेंट कर दी जिसके अंदर ये एक कंक्रीट मेथड है और बाकी के 5 मेथड्स जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट हैं। ठीक है, अब हम ये 1 बाय 1 ये वाली क्लासेस इम्प्लीमेंट करते हैं। यूनिट एक्सप्रेशन 100, 10, 100 और 1000 एक्सप्रेशंस। ओके, तो सबसे पहले मैं यूनिट एक्सप्रेशन की क्लास लिखता हूँ। यूनिट एक्सप्रेशन, और ये क्लास जो है ये एक्सटेंड करेगी एक्सप्रेशन की क्लास को। तो इसको ये सारे मेथड्स जो हैं इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे एक्सप्रेशन की क्लास के अंदर जो हमने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किए थे। अच्छा, यूनिट एक्सप्रेशन के लिए 1 का सिंबल क्या है? यूनिट एक्सप्रेशन के लिए 1 का सिंबल आई है। ठीक, तो हम यहाँ से आई रिटर्न करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से ये आई रिटर्न करेंगे। यूनिट एक्सप्रेशन में 4 का सिंबल क्या है? वो आई वी है, बिल्कुल। तो हम यहाँ से आई वी रिटर्न करेंगे, आई वी। ठीक है जी। यूनिट एक्सप्रेशन में 5 का सिंबल जो है वो वी है, तो हम वी रिटर्न करेंगे। यूनिट एक्सप्रेशन में 9 का सिंबल आई एक्स है, तो हम आई एक्स रिटर्न करेंगे। ठीक है जी, इसी तरीके से। अच्छा, मल्टीप्लायर एक रह गया। मल्टीप्लायर यूनिट एक्सप्रेशन में 1 होता है। सही है, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये मेरे काम आएगा। और मैं अब 10 एक्सप्रेशन की क्लास लिखता हूँ। न्यू क्लास 10 एक्सप्रेशन which again extends एक्सप्रेशन। और हम यहाँ पे वो कोड जो है वो पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी किया था जी। तो 2 दफ़ा आ गया जी। अब 10 एक्सप्रेशन में जो हमारे पास 1 होता है वो x होता है। ठीक है, जो 4 होता है वो क्या होता है देख लेते हैं। 10 एक्सप्रेशन में 4 जो है वो xl होता है, 5l होता है, और 9 जो है वो xc होता है। तो 4 जो है वो xl है, 5 का मतलब l है यानी कि 50, और 9 का मतलब होता है xc, और मल्टीप्लायर यहाँ पे 10 होता है। गुड। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लिखते हैं विच इज़ द 100 एक्सप्रेशन। 100 एक्सप्रेशन, ये अगेन जो है एक्सप्रेशन की क्लास को एक्सटेंड करेगा। अच्छा, 100 एक्सप्रेशन में हमारे पास 1 जो है वो c होता है, सी डी होता है 4 के लिए, और d होता है 5 के लिए, और सी एम। ठीक है, तो सी डी और सी एम। ठीक है, 100 एक्सप्रेशन में हमारे पास मल्टीप्लायर 100 होता है जी। आखिरी क्लास रह गई विच इज़ द 1000 एक्सप्रेशन क्लास। एक्सप्रेशन क्लास 1000 एक्सप्रेशन क्लास भी एक्सप्रेशन क्लास से इनहेरिट करेगी। इसमें 1 जो है वो m है, और हम बाकी हैंडल नहीं कर रहे इसलिए मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इनके लिए सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें मैं इनको हैंडल नहीं कर रहा। यानी कि हम सिर्फ यूनिट एक्सप्रेशन तक, 1000 में हम सिर्फ यूनिट तक रहेंगे, 1 तक रहेंगे। ठीक है, यानी कि हम 9999 तक रहेंगे, उससे आगे ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। तो मेरी क्लास डायग्राम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, सिर्फ ये इंटरप्रेट का मेथड रहता है। तो इंटरप्रेट का मेथड हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो कि एक्सप्रेशन क्लास के अंदर। अच्छा, इंटरप्रेट के मेथड के अंदर आपको इनपुट मिल रही है कॉन्टेक्स्ट एज इनपुट मिल रहा है हमें। हमने यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास एक फील्ड है जिसमें हमारे पास रोमन न्यूमरल्स है, और दूसरी फील्ड है जिसमें हमारे पास उसका अरेबिक काउंटर पार्ट है। ठीक है,
तो इनपुट की फील्ड जो है उसके अंदर रोमन न्यूमरल्स है और जो आउटपुट की फील्ड है उसके अंदर अरेबिक उसकी ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट इनपुट जो है गेट इनपुट डॉट लेंथ। अगर ये लेंथ जो है यानी कि जो आपके पास अरेबिक न्यूमरल्स हैं वो अगर ज़ीरो हो जाती है, यानी कि आपके पास अरेबिक न्यूमरल्स कोई नहीं, सॉरी रोमन न्यूमरल्स कोई नहीं रहते, तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है यानी कि एल्स इफ तो यानी कि हमारे पास मज़ीद ट्रांसलेशन के लिए रोमन न्यूमरल्स हैं, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या 9 तो नहीं है लेफ्ट मोस्ट में। ठीक है, अगर 9 है तो फिर हम 9 के लिए ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद फिर हम ट्रांसलेशन करेंगे 5 के लिए, उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे 4 के लिए, और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन करेंगे 1 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट इनपुट डॉट स्टार्ट्स विद और यहाँ पे हम 9 कर देते हैं, यानी कि 9 का जो सिंबल आपके पास आ रहा है इस एक्सप्रेशन के अंदर वो सिंबल डिफरेंट होगा हर एक्सप्रेशन के अंदर। तो अगर उस 9 का सिंबल एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पे ट्रांसलेशन करेंगे 9 के सिंबल के लिए। ठीक है, और वो ट्रांसलेशन क्या होगी? हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट आउटपुट करेंगे। आउटपुट क्या हम आउटपुट करेंगे? हम जो आपके पास करंट आउटपुट है यानी कि अभी तक की जो ट्रांसलेशन है उसमें हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे इसके मल्टीप्लायर के साथ और वो ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 9 का सिंबल है, इसलिए 9 के सिंबल के लिए हम करंट जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर है उसके मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी सिंबल की, और जो रनिंग टोटल अभी चल रहा है उस रनिंग टोटल के अंदर हम ऐड कर देंगे इसको। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट आउटपुट, यहाँ पे हमारे पास रनिंग टोटल चल रहा है, इसमें हम ऐड कर देंगे प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय द मल्टीप्लायर। ठीक है जी, तो अगर मैं यूनिट में हूँ तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा, अगर मैं 1000 एक्सप्रेशन के अंदर हूँ तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई होगा, 100 के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जो मल्टीप्लायर स्पेसिफाई किया जाएगा कंक्रीट क्लास के अंदर वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है जी, एक काम हमने ये करना है। दूसरा काम क्या करना है? आपको याद होगा कि दूसरा काम, एक तो ये काम हो गया ना, दूसरा काम क्या है कि हमने लेफ़्ट मोस्ट से हमने एक करैक्टर जो है वो हटा देना है। ठीक है, लेफ़्ट मोस्ट से हमने करैक्टर एक हटा देना है। सही, अब 9 के लिए आप देखें, 9 के लिए हमेशा 2 कैरेक्टर्स होते हैं। 9 के लिए 2 कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे आप 100 में हो, चाहे आप 10 में हो, चाहे आप यूनिट में हो, तो हम लेफ़्ट मोस्ट से 2 कैरेक्टर्स हटा देंगे जो हमारे पास इनपुट है। ठीक है, तो दूसरा काम हम क्या करेंगे? हम कहेंगे जी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट इनपुट, यानी कि जिसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसमें से हमने कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट इनपुट डॉट सबस्ट्रिंग और 2, यानी कि हमने पहले 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो इग्नोर कर दिए, पहले 2 कैरेक्टर्स हमने इग्नोर कर दिए और उससे आगे के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमने इस्तेमाल कर लिए। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद हम यही मैं कॉपी कर लेता हूँ, यही काम हम करेंगे 5 के लिए। 5 के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे और मैं देखता हूँ जाके कि हमारे पास 5 के केस में हमेशा एक करैक्टर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक करैक्टर हटाएंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम 4 के लिए यही काम करेंगे।
4 के लिए हम यहाँ पे 4 इसकी वैल्यू है, मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई होगी, और 4 के लिए हमेशा हमारे पास 2 कैरेक्टर्स होते हैं, तो 2 कैरेक्टर्स हमने लेफ़्ट से इग्नोर करने हैं। सही हो गया जी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं 1 पे। अब 1 का केस जो है वो स्पेशल है। 1 का केस इस तरीके से स्पेशल है कि हमारे पास 1 जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा आ सकता है। 1 एक दफ़ा आया है तो उसका मतलब 1 है, 1 2 दफ़ा आया है तो उसका मतलब 2 है, 1 3 दफ़ा आया है तो उसका मतलब 3 है। और यही चीज़ इधर नीचे भी है, लाइक x के साथ 1 एक दफ़ा आया है तो 11 होगा। 1 जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा आ सकता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे इफ़ नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, बल्कि हमें यहाँ पे वाइल लगाना होगा, यानी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है उस वक़्त तक हम यहाँ पे हम 1 कहेंगे, उस वक़्त तक हम इसकी जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे 1, और सब स्ट्रिंग जो है वो 1 ही होगी। यूनिट के लिए आप चेक कर लें, ये देखें सेम 1 ही है, ठीक है, ओके सही। तो यहाँ पे हमारी क्लास डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब मैंने डेमो की क्लास लिखनी है, न्यू डेमो की क्लास लिखनी है। डेमो की क्लास के अंदर मैं मेन मेथड लिखूँगा, जिसके अंदर मैं अभी कोड लिखूँगा। जी स्टूडेंट्स, मेन मेथड के अंदर मैंने कोड लिख लिया है। सबसे पहले मैंने इनपुट के लिए जो रोमन लिटरल है वो तैयार किया, स्ट्रिंग रोमन इज इक्वल्स टू, ये वही लिटरल है जो कि मैंने स्लाइड में इस्तेमाल किया था। उसके बाद मैंने कॉन्टेक्स्ट का एक वेरिएबल बनाया है, कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू इस रोमन के साथ, ये जो मेरे पास इनपुट है उसके साथ। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पार्स ट्री बनाया है, या मैं इसको कह सकता हूँ एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, ठीक है। यानी कि इसका ये मतलब है कि हमारी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज की जो एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे ट्रांसलेट होंगे, ठीक है। तो वो हम जानते हैं कि सबसे पहले जो है वो ट्रांसलेशन का काम 1000 एक्सप्रेशन करेगा, उसके बाद फिर 100 एक्सप्रेशन ट्रांसलेशन का काम करेगा, उसके बाद 10 एक्सप्रेशन, और उसके बाद यूनिट एक्सप्रेशन। तो हम एक एरे बनाएंगे, उस एरे के अंदर, एरे लिस्ट के अंदर हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1000 एक्सप्रेशन का रखेंगे, उसको पास की जाएगी इनपुट, उधर से जो आउटपुट आएगी वो आगे जो है वो 100 एक्सप्रेशन को पास की जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनाई एक्सप्रेशंस की, और इसका नाम हमने ट्री रखा। ट्री हमने इसलिए रखा क्योंकि लैंग्वेज के अंदर जो हम लैंग्वेज होती है उसमें हम इसको एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है, ऑल्दो ये लीनियर है, ये एरे है, बट दिस इज़ ए ट्री। हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी इसका नाम मैंने ट्री क्यों रखा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम एलिमेंट डालेंगे 1000 एक्सप्रेशन का, उसके बाद हम एलिमेंट इनपुट करेंगे न्यू 100 एक्सप्रेशन का, 10 एक्सप्रेशन का और यूनिट एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने ये पहला स्टेप कर लिया, डिफाइन ग्रामर इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस। अब मैंने अगला स्टेप करना है इंटरप्रेट सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ठीक है। तो मेरे पास जो सेंटेंस है ये वाला सेंटेंस, जिसके साथ मैंने ये कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको इस्तेमाल अब मैं करूँगा, और मैं इस ट्री के अंदर इसको इनपुट करते हुए मैं इसको इंटरप्रेट करूँगा, ठीक है, इंटरप्रेट का मेथड कॉल करते हुए, ठीक है जी। आइट्रेटर पैटर्न आप ऑलरेडी जानते हैं, आइट्रेटर पैटर्न हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, ये लिस्ट के ऊपर, एरे लिस्ट के ऊपर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है जावा में, इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर की लूप है IT इज इक्वल्स टू ट्री डॉट आइट्रेटर, इससे हमें आइट्रेटर मिल जाता है, ठीक है। और आइट्रेटर डॉट हैज़ नेक्स्ट हमने किया हुआ है, ये सेमी कॉलन इसलिए डाला हुआ है कि इसके बाद जो इंक्रीमेंट का स्टेप होता है फॉर में वो हमने छोड़ा हुआ है, खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी जगह सेमी कॉलन डाला हुआ है, सही है जी। हम फॉर की बॉडी के अंदर आए तो हमने हर दफ़ा क्या किया, हमने नेक्स्ट मेथड कॉल किया। आइट्रेटर के अंदर हम जानते हैं नेक्स्ट मेथड जो है वो जो भी इस आइट्रेटर के साथ एलिमेंट एसोसिएटेड होगा, जो कि यहाँ पे एक्सप्रेशन है, वो हमें नेक्स्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। जब तक हमारे पास हैज़ नेक्स्ट में ट्रू रहेगा ये लूप चलती रहेगी, और नेक्स्ट के ज़रिए से हम नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस करेंगे, और वो ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को हमने एक्सप्रेशन में कास्ट किया, और उसके बाद हमने उसका इंटरप्रेट का मेथड कॉल किया। यानी कि पहले जो है वो 1000 का इंटरप्रेट का मेथड कॉल होगा कॉन्टेक्स्ट के साथ, उसके बाद 100 का, उसके बाद 10 एक्सप्रेशन का, उसके बाद यूनिट एक्सप्रेशन का, और कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे जो हमने इधर डिफ़ाइन किया है, और उसके बाद हम उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो जब ये लूप ख़त्म होगी
तो हमारे पास जो रोमन न्यूमरल्स हैं, रोमन नंबर है, वो अरेबिक नंबर के अंदर ट्रांसलेट हो चुका हुआ होगा, ठीक है, इंटरप्रेट हो चुका हुआ होगा। तो हम सिंपली उसको प्रिंट करेंगे। सही है, हम इस कोड को चला लेते हैं। अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो ये कोड जो है ये 1928 सही जवाब दे रहा है। मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको इन 3 को हटा देता हूँ, तो इसको अब 1925 रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। हाँ जी, ये सही रिटर्न कर रहा है 1925। ठीक है, गुड। मैं अपनी स्लाइड पे वापस जाता हूँ। यानी कि मैंने ये क्लास डायग्राम इम्प्लीमेंट कर ली और इस क्लास डायग्राम के अंदर मैंने ये एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया इसका, इस डाटा स्ट्रक्चर का, और उसके बाद मैंने एक्सप्रेशन की क्लास लिखी। इससे मेरे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन जो है वो इनहेरिट कर रहे हैं, और इसमें इंटरप्रेट का मेथड जो है ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रक्चर है इंटरप्रेटर पैटर्न का। हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट के नाम का ग्लोबल क्लास होती है, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि ये सारे एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशंस की क्लास हमने देखी जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी। उसके अंदर एक इंटरप्रेट का मेथड था जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा था। हमारे केस में ये स्पेशल था कि हमने यहीं पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था, लेकिन जेनेरिक क्लास डायग्राम में ये एब्स्ट्रैक्ट होता है और इसको जो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस होती हैं, जो कंक्रीट क्लासेस होती हैं, वो इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो हमारे पास जो टर्मिनल एक्सप्रेशन हो सकता है और नॉन टर्मिनल एक्सप्रेशन हो सकता है। टर्मिनल एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो हम इंटरप्रेट को इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर द टर्मिनल एक्सप्रेशन इन द ग्रामर। ठीक है, नॉन टर्मिनल एक्सप्रेशंस में हम इंटरप्रेट को नॉन टर्मिनल ग्रामर्स के नॉन टर्मिनल सिंबल्स के लिए या एक्सप्रेशंस के लिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे केस में अगर आप देखें तो ये सारे टर्मिनल सिंबल्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सप्रेशन जो है वो फर्दर आगे किसी और एक्सप्रेशन से मिलके बना हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा, आपके पास नॉन टर्मिनल सिंबल्स होंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये देखें, ये आपके पास ये एक एग्रीगेशन का एरो है जो कि हमारे केस में नहीं है। ठीक है, हमारे केस में ये सारे टर्मिनल सिंबल्स हैं। ठीक है, तो अगर वो नॉन टर्मिनल है तो फिर इसका इंटरप्रेट सॉल्व करने के लिए इसके अंदर जो एक्सप्रेशंस हैं उनको भी सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कंपोजिट मेथड है, ये कंपोजिट पैटर्न इम्प्लीमेंटेड है। कंपोजिट पैटर्न, आपको याद होगा कि कंपोजिट पैटर्न के अंदर पार्ट होल रिलेशनशिप होता है। ये होल है और ये इसके फर्दर पार्ट्स हैं जो कि उसी की टाइप के हैं। ठीक है, एनीवेज, जो नेक्स्ट एग्जांपल हम करना चाहते हैं वो ये है कि हम पोस्ट फिक्स ग्रामर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ें तो ये सेंटेंस के अंदर पहले नंबर्स हैं और उसके बाद फिर कुछ ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं, तो इसलिए इसको पोस्ट फिक्स कहते हैं। पोस्ट फिक्स, इसको एवेल्यूएट करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ब्रैकेट्स में एवेल्यूएट करके बताया, लेकिन अगर हमने इसको कोड में एवेल्यूएट करना है तो इसके लिए हमें एक डाटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा। ठीक है, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे वन बाय वन, हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन जो भी हमारे पास सिंबल आ रहा है इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर, उस सिंबल को हम उठाएंगे और देखेंगे अगर वो सिंबल ऑपरेटर नहीं है, यानी कि वो स्टैरिक नहीं है, माइनस नहीं है और प्लस नहीं है, 3 ऑपरेटर्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं। अगर वो ऑपरेटर नहीं है तो सिंपली हम उस सिंबल को पुश कर देंगे ऑन टू द स्टैक। तो ये 7 हमने सबसे पहले देखा, ये ऑपरेटर नहीं है तो इसको पुश कर दिया। 3 है, ये भी ऑपरेटर नहीं है, इसको भी पुश कर दिया। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हैं कि ये इसमें सिर्फ टॉप वाला एलिमेंट एक्सेस हो सकता है, यानी कि अभी अगर मैं पॉप करूँगा तो 3 पॉप होगा। 7 पॉप करने के लिए पहले 3 को पॉप करना पड़ेगा, फिर 7 पॉप हो सकता है। उसके बाद आप देखें कि आपके सेंटेंस के अंदर माइनस है, तो माइनस जो है ये एक ऑपरेटर है। तो जब ऑपरेटर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट पॉप करते हैं स्टैक से और इसको कहते हैं ये हमारा राइट एक्सप्रेशन है, और फिर एक और एलिमेंट पॉप करते हैं, उसको कहते हैं ये लेफ़्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसको पॉप करेंगे तो 3 राइट हो जाएगा। एक मिनट, इसको हम पॉप करेंगे तो 3 जो है वो राइट हो जाएगा, और उसके बाद फिर 7 पॉप होगा तो वो लेफ़्ट हो जाएगा, और फिर ये ऑपरेटर अप्लाई होगा तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 4, और इस 4 को वापस हम स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे, यानी कि ये सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलें, अब फिर 2 है, तो 2 जो है वो ऑपरेटर नहीं है, अगेन वो स्टैक के ऊपर पुश होगा। 1 भी ऑपरेटर नहीं है तो वो भी स्टैक के ऊपर पुश होगा, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। अब उसके बाद आप देखें आपके पास प्लस आ गया है, प्लस आ गया, तो प्लस के लिए आप अगेन क्या करेंगे, ये 1 को उठाएंगे यहाँ से और कहेंगे जी ये
राइट एक्सप्रेशन है, और 2 को उठाएंगे स्टैक से पॉप करेंगे तो ये मेरा लेफ़्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। दरमियान में मैं प्लस करूँगा तो ये मेरे पास जवाब आ जाएगा 3, जिसको हम वापस इधर पुश कर देंगे स्टैक के ऊपर, यानी कि ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब हमारे पास 4 है और इसके ऊपर फिर हम इस 3 को पुश कर देंगे। ठीक है जी, आगे चलें। अब अगेन मेरे पास जो अगला सिंबल है वो ऑपरेटर है, तो अगेन उसी तरीके से होगा। ये 3 हम पॉप करेंगे और 4 पॉप करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो जवाब आएगा 12 उसको हम पुश कर देंगे ऑन टू द स्टैक। और अब हम आखिर में पहुंच गए, हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया। तो अब स्टैक के ऊपर जो टॉप के ऊपर वैल्यू है वही हमारा सोल्यूशन है। ये 12 जो है इसको हम पॉप करेंगे, वो हमारा सोल्यूशन है। ठीक है जी, तो ये पोस्ट फिक्स ग्रामर है जिसमें ऑपरेटर्स बाद में होते हैं और जो सिंबल्स होते हैं, जो नॉन ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं यानी कि नंबर्स होते हैं, वो उससे पहले होते हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट एक प्रीफिक्स ग्रामर होती है जिसमें ये अदर वे अराउंड होता है, ऑपरेटर पहले आता है और उसके बाद सिंबल्स आते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका होमवर्क है, इसमें आपने इस पोस्ट फिक्स ग्रामर को इम्प्लीमेंट करना है। आप देखें तो आपके पास एक्सप्रेशन, उसी तरीके से एक्सप्रेशन का एक इंटरफेस है, उसके अंदर इंटरप्रेट का मेथड है। अब यहाँ पे हम कोई कॉन्टेक्स्ट का ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ से वैल्यूज़ रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इंटरप्रेट का मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। इंटरप्रेट जो है वो हमारे पास जो सिम्बल्स हैं, जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, वो 2 तरह के एक्सप्रेशंस हैं। आप देखें, कुछ टर्मिनल एक्सप्रेशंस हैं, टर्मिनल एक्सप्रेशंस हैं जो कि नंबर्स हैं। ठीक है, और कुछ नॉन टर्मिनल एक्सप्रेशंस हैं जो कि हमारे पास ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो नॉन टर्मिनल एक्सप्रेशंस हमारे पास 3 है, डिफरेंस एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट एक्सप्रेशन और सम एक्सप्रेशन। ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए और ये स्टेरिक के लिए, मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे हमने एक इंटरप्रेट यूटिल की क्लास लिखी है जिसमें एक तो मेथड है जो कि ये बताएगा कि ये ऑपरेटर है या नहीं है, जो करंट सिंबल हम प्रोसेस कर रहे हैं वो ऑपरेटर है या नहीं है। ठीक है, ऑपरेटर है तो ट्रू रिटर्न करेगा और ऑपरेटर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ये जो दूसरा मेथड है ये फिर हमें बताएगा कि इस ऑपरेटर को कौन सी क्लास हैंडल कर रही है। ठीक है, तो आप इसको फॉरवर्ड करेंगे ऑपरेटर, तो वो आपको बताएगा कि इसको प्रोडक्ट की क्लास हैंडल कर रही है, इसको सम की क्लास हैंडल कर रही है, डिफरेंस की क्लास हैंडल कर रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ स्टैरिक के लिए डिफरेंस एक्सप्रेशन रिटर्न होगा, प्लस के लिए जो है वो सम एक्सप्रेशन रिटर्न होगा। आप मेन के अंदर, जो आप डेमो के अंदर मेन लिखेंगे, उसके अंदर आप ये कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे हम एक स्टैक बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको विजुअलाइजेशन में बताया, हम एक स्टैक बनाएंगे जो कि हमें चाहिए होगा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन के लिए। सही, अच्छा, हमारे पास जो ये सेंटेंस है, सेंटेंस को हम एक टोकन एरे के अंदर स्प्लिट करेंगे ऑन स्पेस। इनके अंदर स्पेस है, आप देखें यहाँ पे स्पेस मैंने दी हुई है। तो स्पेस हमें ये बता रही है कि एक सिंबल के बाद अब अगला सिंबल आने लगा है। सही, तो हम उस पर इसको स्प्लिट करेंगे और हम यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वही कंडीशंस हैं कि अगर ये ऑपरेटर है तो कुछ करना है, और अगर ऑपरेटर नहीं है तो सिंपली हमने क्या करना है, टर्मिनल एक्सप्रेशन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको स्टैक के ऊपर पुश कर देना है। अब अगर वो ऑपरेटर है तो उस केस में हमने क्या करना है, स्टैक से वैल्यू उठानी है जो करंट है और उसको कह देना है जी ये राइट एक्सप्रेशन है, जो कि मैं कर रहा था। उसके बाद स्टैक से एक और वैल्यू उठानी है, उसको कह देना है कि ये लेफ़्ट एक्सप्रेशन है। ठीक, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इंटरप्रेटर यूटिल की वो जो क्लास में कह रहा था वो क्लास हमने उसका ये यूटिलिटी मेथड है गेट ऑपरेटर, जिसमें आपके पास ये एस जो है ये करंट सिंबल है और ये लेफ़्ट एक्सप्रेशन है और राइट एक्सप्रेशन है, ये आपने पास कर देना है। तो ये आपको ऑपरेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि प्लस के लिए आपके पास डिफरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, माइनस के लिए लादा और डिफरेंस के लिए लादा। ठीक है जी, तो जब आप इस लूप से बाहर निकलेंगे तो आपके पास जो स्टैक के ऊपर अभी आप पॉप करेंगे, जो करंट एलिमेंट होगा टॉप के ऊपर, जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट जो है वो आपके पास एज इसका सोल्यूशन होगा, तो उसका इंटरप्रेट का मेथड आखिरी दफ़ा कॉल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बन रहा है वो मुख्तलिफ़ तरीके से बन रहा है। वो ऐसे बन रहा है, हर ऑपरेटर के लिए हमारे पास इस तरीके से ट्री बन रहा है, यानी कि अगर ये प्लस ऑपरेटर है तो इसके लिए मुझे 2 ऑपरेंड्स चाहिए और वो ऑपरेंड्स जो हैं वो अगेन किसी और ऑपरेटर
के सोल्यूशन से आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे और यहाँ पे स्टैरिक होगा तो इसके अगेंस्ट नीचे फिर मज़ीद ऑपरेंड्स होंगे। अब ये जो है ये टर्मिनल एक्सप्रेशंस है, ये टर्मिनल है, इनके नीचे आपके पास फर्दर लेफ्ट और राइट नहीं है, ये नंबर्स होंगे, ठीक है। और ये आपके पास ऑपरेटर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनल है। तो इसमें जो ट्री बन रहा है वो इस तरीके का ट्री बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें, अगर आप कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो ट्री था वो ट्री इस तरीके से था, यानी कि लीनियर ट्री आपको ना है, ये भी ट्री है लेकिन हर नोड का सिर्फ एक ही चाइल्ड है, ठीक है। तो ये इस तरीके का ट्री था हमारे पास। ओके ग्रेट। जब आप इसको एवेल्युएट करेंगे तो आपके पास इसका जवाब 12 आना चाहिए, जैसे कि हमने एग्जांपल के अंदर किया। सही। इंटरप्रेटर पैटर्न हमें ये एक हैवी ड्यूटी पैटर्न है, तो पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि क्या ये पैटर्न हमने इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना। तो ये आप उसी सूरत में इम्प्लीमेंट करेंगे जब आपके पास एक लैंग्वेज है, एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है जिसका ग्रामर है, और उस ग्रामर को आपने ट्रांसलेट करना है, इंटरप्रेट करना है, ठीक है। इंटरप्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाएंगे जो कि आपके पास इन टर्म्स ऑफ क्लासेस होगा, इन टर्म्स ऑफ क्लासेस होगा। जो आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं उनकी टर्म्स में आपके पास एक ट्री बनेगा। मैंने बताया कि एक केस में हमारे पास ट्री सीक्वेंशियल बन रहा था और एक केस में हमारे पास एक प्रॉपर ट्री बन रहा था, ठीक है। तो हम बेसिकली ग्रामर को क्लास में रिप्रेजेंट करेंगे, क्लास डायग्राम के अंदर, क्लासेस के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद फिर हम ट्रांसलेशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, इंटरप्रेट का मेथड, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ग्रामर नहीं है तो प्रॉबेबली आपको ये वाला पैटर्न इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक और एप्लीकेबिलिटी इसकी ये सोची जा सकती है कि आपके पास एक रिपोर्ट जनरेटर है और आप रन टाइम के ऊपर ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि मैं कुछ लिखूँगा, कुछ सेंटेंसेस लिखूँगा, उन सेंटेंसेस के मुताबिक जो है वो रिपोर्ट जनरेटर रन टाइम के ऊपर रिपोर्ट जनरेट कर देगा। लाइक उसके अंदर ये पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मैं सेंटेंसेस के अंदर लिख दूँगा, ठीक है। तो आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हमने जनरेट करनी है। अगर इस तरह का ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो ये एक और रिपोर्ट जनरेट होगी, और अगर हमारे पास ये कोई और स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो कोई और रिपोर्ट जनरेट होगी, ठीक है। तो ये भी इसका एक एप्लीकेबिलिटी हो सकती है, तब भी हम इंटरप्रेटर पैटर्न इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।